ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र, यूपीएससी सीएसई। देखिए, 7 नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 5 जजेस की बेंच ने रिजर्वेशन के ऊपर जो है अपना जजमेंट दे दिया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। कई सारे पैमाने हो सकते हैं बात करने के, कई सारे एंगल्स हो सकते हैं बात करने के। कुछ एक एंगल पे हम बात कर लेंगे, कुछ एक एंगल आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम एनालाइज करने की ट्राई करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, क्या क्वेश्चंस उसके सामने आए हैं, और जो कई सारे पिटिशंस में बातें करी गई थी वो कहाँ तक जायज़ थी, कहाँ तक उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नहीं माना है। तो स्टार्ट करेंगे और समझेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। देखिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं अपना पर्सपेक्टिव कम दूंगा, पर जब मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड फिर वहाँ पे आपको लग जाएगा कि आपको कैसे सोचना है खुद भी किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समझने का। दिस इज मी रविचंद्र, पीसीसीएससी, वेर यू गेट करंट अफेयर्स अपडेट एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट लॉ के जो भी अपडेट्स होती है वहाँ पर मिल जाएंगी। थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन को भी हम देखेंगे कि बाबा साहब जो हैं उनके कुछ कोट्स को हम समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, और उनकी माइंडसेट कितनी अलग थी दुनिया के। जो आज हम 75 साल बाद भी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने पर मजबूर हो रहे हैं, उनका माइंडसेट उस टाइम पे क्या कहता था, कितना अलग ही सोचते थे वो। बिकॉज रिजर्वेशन की बात बिना उनके डिस्कशन के मुझे तो नहीं लगता कि कभी कंप्लीट हो पाएगा। because he whatever he did for that term, he was remarkable। उन्होंने बहुत बहुत ही अच्छा एक उनका फाइट रहा इस चीज़ के ऊपर। तो हम बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स आपको पता है कि 7 नंबर को मैंने आपको बताया वर्डिक्ट आ चुका है। 5 जजेस की बेंच थी, 3-2 से वर्डिक्ट फेवर हुआ है। 3 जजेस ने फेवर करा, 2 जजेस ने इनके अगेंस्ट में बात करी है। 3 जज कौन कौन थे वो? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जे बी पारदीवाला। इन 3 जजेस ने सपोर्ट करा। और यू ललित जो हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, 50th बन चुके हैं, डी वाई चंद्रचूड़, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं ये भी, एंड रविंद्र भट्ट, इन्होंने अगेंस्ट बात करी। इनका अगेंस्ट कहने का कारण ये था कि ये कभी मतलब ये चीज़ सही नहीं है। अगर इस तरीके से रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते चले जाएंगे तो फिर ये मतलब सही नहीं रहेगा रिजर्वेशन को कंटिन्यू करना। जो बाबा साहब खुद भी मानते थे कि एक सर्टेन टाइम के बाद रिजर्वेशन को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जो अभी ये इतना फेक न्यूज़ फैल रहा है ना इधर, कि एक ट्राइबल, उनको बाबा साहब कहा करते थे कि अगर एक ट्राइबल प्रेसिडेंट बन गए तो समझ जाना कि देश में रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा अब। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है, तो इस तरह की अफवाहें मत फैलाइए प्लीज़। उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं था, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं पे भी उनका कोई स्टेटमेंट। रेफरेंस के तौर पे कहा होगा उन्होंने कभी कि एक ट्राइबल अगर बने तो इसका मतलब है रिजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा पल है, ये गोल्डन एज में है जब रिजर्वेशन की वजह से उनको तो रिजर्वेशन की वजह से थोड़ी ना बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो तो मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटियाँ हैं जिसकी वजह से उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है और उनको चुना गया है। वो ऐसा कोई कोर्ट उन्होंने कभी बोला नहीं है, तो इस तरह की अफवाह मत फैलाइए प्लीज़। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, कोई व्यक्ति। इसमें एक, एक जब रिजर्वेशन स्टार्ट हुई थी ना 1950 के बाद से, जब 10 साल के लिए दिया गया था शुरू में, बाद में चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया गया। तो उसमें ये बोला गया था कि एक सर्टेन कास्ट को हम दे रहे हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली ये पाया गया है कि कास्ट, एक सर्टेन कास्ट को ना, एक जाति को मतलब हिस्टोरिकली उनको डिप्रेस किया गया है, उनको मतलब उनको सप्रेस किया गया, सॉरी, उनको मतलब दबाया गया है, उनके साथ गलत हुआ हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से। फॉर मी, देखिए मैं अपना एक ओपिनियन यहाँ पे दे दूँ, कास्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे जितना जल्दी आप बाहर आ जाइएगा ना, आपका आप उतना आप लाइफ में आगे जाइएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस व्यक्ति ने जात को पकड़ लिया ना, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इतना मैं अपने माँ बाप से सीखा हूँ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने माइंडसेट से। इथिक्स और जीएस पेपर जब आप बन पड़िएगा सोसाइटी, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर जब आप बनोगे ना, या माइंडसेट से आप सोचोगे ना, तो आप कभी भी कास्ट को सपोर्ट नहीं करोगे। दिस इज सो मच, मतलब ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपको ख़त्म कब कर देगा। तो कास्ट सिस्टम से जितना जल्दी आप बाहर आना चाहोगे, आ सकते हो, आ जाओ। और कास्ट शब्द से जितना ज़्यादा पल्ला झाड़ सकते हो, झाड़ लो, तभी आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको। तो सर्टेन कास्ट को दी गई थी रिजर्वेशन। अब बाबा साहब इस चीज़ को क्यों सपोर्ट करते थे, भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने क्यों सपोर्ट करा? उन्होंने जो फेस करा, मैं नहीं चाहता जीवन में कोई और व्यक्ति कभी फेस करे, और ये होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कास्ट सिस्टम से या कास्ट वर्ड से जितना जल्दी आप बाहर आ जाओगे ना, देखो हिस्टोरिकली जो होना था वो हो गया है, हिस्टोरिकली होना था, हुआ है वो। उससे ना आप पल्ला झाड़ रहे हो, ना वो जिन्होंने किया है।
वो तो अब रहे नहीं दुनिया में। पर अगर आज ये हो रहा है ना, तो उसके लिए आर्टिकल 17 है आपके पास, SC ST एक्ट 1989 है आपके पास, आप उसको प्रॉपर यूज करो। देखिए, कानून से बड़ा गुंडा दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। कानून सबसे बड़ा प्लेयर है। उसको मैंने गुंडा इसीलिए बोला कि वो जो चाहेगा इंडिया में वो होता है। लॉ जो एक बार बन गई ना, कोई व्यक्ति कोई इंसान उससे ऊपर नहीं है। फॉर मी, मैं मानता हूँ लॉ अपने आप में सबसे सुप्रीम है यार इंडिया में। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में लॉ मतलब है तो है भाई। आप लॉ का सहारा लीजिए, डरिए नहीं। डरना तो है ही नहीं ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से, तो मैं तो नहीं, खैर मानता ही नहीं डर में, डरना ही नहीं है किसी भी चीज़ से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब कास्ट को दिया गया था। अब उन्होंने ऐसा बोला कि एक कास्ट पे भी हम दे रहे हैं, बाद में ये इनकम में ट्रांसफ़र हो गया कि अच्छा एक इनकम है तो फिर इतना होना चाहिए, बाद में एक कम्युनिटी को दिया गया, बाद में एक इंडिविजुअल को दिया गया। तो EWS जो है ना, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को दिया जा रहा है। अगर आप हो, SC नहीं हो, ST नहीं हो, SEBC नहीं हो, मतलब सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में नहीं हो, अगर आप एक व्यक्ति हो और आप इन तीनों को छोड़कर एक 8 लाख से कम लिमिट और 5 एकड़ की जमीन से कम वाले लिमिट में आते हो, फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, EWS का जो डेफिनेशन है, तो आपको EWS का बेनिफिट मिलेगा। इतनी सी बात है। ना सवर्ण कही है कहीं, ना कुछ कही गई डेफिनेशन में। जो बैकवर्ड नहीं है, जो इन सब चीज़ों में नहीं आते हैं, वो उनको इसका रिजर्वेशन मिलेगा। जो किसी और तरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो 124वां अमेंडमेंट बिल था, 2019 में आया था। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। 3 दिन के अंदर इसको पास कर दिया गया था। 8 जनवरी लोकसभा, 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा में, 12 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एसेंट दे दिया था। 3 दिन के अंदर कानून बन गया ये। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया। आर्टिकल 15(6) और 16(6) ऐड किया गया, जो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात करता है और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की बात करता है। जो कट ऑफ वगैरह कम जाती है ना, वो 16(6) में कवर है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन आपको मिलता है वहाँ पे एडमिशन में, वो 15(6) में कवर है। ये 2 अमेंडमेंट्स ऐड किए गए। आर्टिकल 15 क्लाउज 6 और आर्टिकल 16 क्लाउज 6 को ऐड किया गया था इसमें। ठीक है, अब इतनी सी बात हो गई। तो EWS मतलब पुअरेस्ट अमंग फॉरवर्ड क्लासेस, मतलब जो बैकवर्ड नहीं वो फॉरवर्ड हो गया। उनको अपन क्या कर दिए, उसमें गरीब जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, उनको हमने 10% रिजर्वेशन दे दिया। ये बात 2019 की है। इसी को चैलेंज किया गया। 2-3 मुद्दों पे, कि ये जो इंदिरा साहनी केस 1992 का 9 जजेस की बेंच थी, उसके जजमेंट को खारिज करता है। उस जजमेंट में कहा गया था कि 50% सीलिंग जो है वो ये ब्रीच नहीं कर सकता रिजर्वेशन। मतलब देश में रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रेजेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 49.5% रिजर्वेशन थी, 10% ए ऐड हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ये पहला पॉइंट रखा गया। दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी ए सोल बेसिस फॉर रिजर्वेशन। कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये बात कही गई, इंदिरा साहनी कहीं केस में कही गई है। फिर उसके अलावा आपको सिन्हो कमीशन आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कभी रिजर्वेशन का ग्राउंड नहीं हो सकता। हाँ, उसको आप एक वेलफेयर वगैरह के लिए आप दे सकते हो, ठीक है, कुछ तरह का स्कीम वगैरह चला दीजिए। और थर्ड पॉइंट था कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उनको अवेलेबल होना चाहिए जो हिस्टोरिकली आउटकास्ट सेक्शंस रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बोली गई थी कि मतलब जो सर्टेन कास्ट इंडिया में, जिनको अनटचेबल बोला जाता था, जिनको मतलब पानी नहीं लेने दिया जाता था सर्टेन चीज़ों से, कुछ मंदिर में नहीं मतलब वो सोच दिया जाता था। मतलब हाउ ड्रम, मतलब कितना सप्रेसिव हो सकता है कोई चीज़। सोच के देखो कि किसी को आप पानी नहीं पीने दे रहे हो किसी एक घाट से। मुझे नहीं समझ में आता कोई कैसे छूत अछूत होता है यार, मुझे नहीं पता। मेरे माँ बाप से नहीं कभी ये चीज़ सीखी है। फॉर मी डेफिनेटली नेवर, एंड मैं कभी सीखना भी नहीं चाहता। तो अगर आप देख रहे हो पॉइंट पिटिशंस का, कितने हिस्टोरिकली पॉइंटों को रखा जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सब 3-4 पॉइंट्स थे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन रखा गया कि कैन देयर बी कोटा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया लोन। पहला कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से दे सकते हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम बेला त्रिवेदी ने कहा कि हाँ दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन एक तरीका है कि आप सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक जस्टिस जो है, न्याय है, उसको पूरा कर सके। DPSP कहता है ना, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक। तो सोशल और इकोनॉमिक जो जस्टिस है उसको पूरा करने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और वो रिजर्वेशन है यही इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे। क्योंकि रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है जो आप दे रहे हो। आपको अगर नीड है, ज़रूरत है, तो आप दे रहे हो, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज वल्नरेबल।
फॉर एग्जाम्पल, अगर शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया था तो क्या इसलिए दिया गया था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में नहीं बैठने दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं दिया गया था। उनको इसलिए दिया गया था, उन्होंने इसलिए इस चीज़ के लिए फाइट करी थी, इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि उनको पता था कि अगर जब तक एक फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, देखिए रिजर्वेशन का मतलब होता है एक फेवरेबल ट्रीटमेंट, थोड़ा सा एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप उस कतार में या तो खड़े नहीं होने दिए जा रहे हैं या तो आप खड़े होने लायक नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हो तो या तो आप बीमार हो तो आप खड़े नहीं हो सकते, या आपको 10 लोग खड़े नहीं होने दे रहे बिकॉज ऑफ सर्टेन कास्ट के हो। तो इसलिए आपको एक अलग लाइन बना दी गई कि ठीक है, आप उनके 2 लोग की पर्ची कटेगी, आपकी एक ही पर्ची कट जाएगी। यही होता है रिजर्वेशन का मतलब, फेवरेबल ट्रीटमेंट। मेट्रो में अगर लड़कियों को एक, औरतों का अगर एक आगे का डब्बा रिजर्व है, इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, उसके लिए कोई फाइट करने का नहीं। उनको वल्नरेबल माना जाता है ट्रैवलिंग में, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ट्रैवलिंग में। 10 लोग अगर मान लो एक जगह खड़े हैं तो ऐसा कई बार देखा गया है कि छेड़खानी होती है, इसलिए एक अलग कंपार्टमेंट बना दिया गया है। देयर इज़ नथिंग उसके अलावा कुछ उनके क्या, औरतें ही रिजर्व कैटेगरी में चलेंगी सिर्फ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप वल्नरेबल होते तो आपको भी दी जाती, इतनी सी बात है। तो यही बोला गया कि रिजर्वेशन उनको देना चाहिए जो पुअर हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी का ही कहना था कि ये जो फॉरवर्ड क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, और तो उन्होंने क्या बिगाड़ा अगर वो किसी कास्ट में पैदा हो गए? तो कास्ट में तो भाई उनकी गलती तो नहीं ना कि वो इस कास्ट में पैदा हो गए, तो उनको क्यों नहीं रिजर्वेशन देना चाहिए? जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बड़ा सही पॉइंट कहा यहाँ पर कि जो पुअर है, और रिजर्वेशन एक तरीका है, इट्स अ मीन्स टू अचीव सर्टेन एंड, कोई अंत तक जाने के लिए एक रास्ता हो सकता है, और ये रास्ता पे अगर गरीब है तो उसको मिलना चाहिए, मिल गया। पहला पॉइंट का आंसर खत्म। सेकंड पॉइंट ये बोला गया जस्टिस यू ललित और रविंद्र भट्ट से कि जो SC, ST और सोशियोली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो आर्टिकल 15(5) और 16(4) में आपने बात करी है, उनको इस कोटा से बाहर क्यों रख रहे हो? क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? इसके ऊपर जजमेंट आई कि नहीं है। कैसे नहीं है मैं बता रहा हूँ। जो SC हैं, जो ST हैं, जो SC BC हैं, उनको रिजर्वेशन तो 49.5% आप दे रहे हो ना जी, दे रहे हो। सो इसमें कहा गया मेजॉरिटी वाले वर्डिक्ट में कि ये जो 10% रिजर्वेशन है वो कहीं से भी 49.5% रिजर्वेशन के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहा, ये तो अपनी जगह बना हुआ है। ये अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि आपके रिजर्वेशन को कम किया जा रहा है, नहीं। जो 49.5% रिजर्वेशन इंडिया में वो है, ये 10% अलग तरीके से दिया जा रहा है। तो SC, ST और जो OBC जिनको हम बोलते हैं, अगर उनको दिया जा रहा है तो कहीं से भी वो उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। ये पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट कि क्या 50% की सीलिंग को ब्रीच करता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी वर्डिक्ट ने कहा कि नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज उन्होंने बोला कि इट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। नॉट इनफ्लेक्सिबल मतलब इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया था वो फ्लेक्सिबल था, कहने का मतलब उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और पहली चीज तो ये हुआ कि चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी बात, हमने उसके साथ तो खिलवाड़ ही नहीं किया, क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में 1992 में आर्टिकल 15(5) और 16(4) की बात हुई है, जिसमें सोशली एंड एजुकेशनली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की बात हुई है। मैं यहाँ तो आर्थिक रूप से बात कर रही हूँ ना, ऐसा जस्टिस बेला त्रिवेदी का कहना है। और भी जो उनके साथ जो जैसे दिनेश महेश्वरी हैं, JB पारदी वाला, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो हम आर्थिक रूप से एक अलग ही टर्म की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ 50% की सीलिंग ब्रीच नहीं होती। इस पर रविंद्र भट्ट का स्टेटमेंट आया कि ठीक है, आप अभी तो मान रहे हो, मेजॉरिटी में हो, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे भी पिटिशंस पड़े हैं जिनको भी ओपन होना बाकी है। जैसे तमिलनाडु में मान लीजिए 70% रिजर्वेशन दे रखा है, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रिजर्वेशन 50% से बहुत ऊपर है। जब उनकी जजमेंट्स खुलेंगी तो ये 50% वाला सीलिंग को कैसे डील करोगे आप? तो वो तो सोशियल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ही क्लासेस पे दे रखा है उन्होंने, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से ही पिछड़े हैं, उनको 50% से ऊपर दे रखा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब उन सब जजमेंट आएंगी उन सब केसेस के ऊपर, तो कैसे जजमेंट आता है। चौथा, प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा EWS कोटा इंप्लीमेंट, इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड अभी मैकेनिज्म आना बाकी है, इसके ऊपर जब आएगा तो अपन बात कर लेंगे कभी। तो ये मेन 3 क्वेश्चंस थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि 2011 का सेंसस अगर आप उठाओगे तो 16.6% आपको इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट मिल जाएंगे, 20 करोड़ के आसपास। 8.6% आपको ST मिल जाएंगे, और अभी तो कोई सा डेटा है नहीं, पर मान के चलो 50% से ऊपर तो इंडिया में OBCs हैं ही। इतने सारे कास्ट हैं उसके अंदर कि वो 50% से ऊपर होंगे। कई सारे सर्वे में भी कहा गया 52% से 55% है। तो ओवरऑल मान लो कि लगभग देश की 75 से 80% जो पॉपुलेशन है ना, वो 49.5% में कवर्ड है, बच गए 20 से 22%।
तो जो 20 से 22% लोग हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, उनके लिए कितनी सीटें ओपन थी? 51.5%। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो तो 51.5% में फाइट कर रहे थे ना, पर जो रिजर्व थे वो तो रिजर्व वाले में ही फाइट कर रहे थे। हाँ, उनके पास एक ऑप्शन होता था कि अगर वो जनरल में चले गए तो जनरल में उनको सिलेक्शन हो जाता था, तो ये वाली सीट वैकेंट हो जाती थी, तो जनरल का एक बच्चे का प्रॉब्लम हो जाता था। पर वो अगर रिजर्व में रह गए तो रिजर्व में ही रह जाते थे, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से 51.5% भी तो रिजर्व हो गई ना 20% पॉपुलेशन के लिए। जो देश का बचा 20 से 25% सवर्ण वर्ग जिसको बोलते हैं, उनके लिए 50% तो रह गया ना, आप उसमें फाइट तो कर रहे हो। अगर सारे के सारे बच्चे अपने कोटा में सेलेक्ट हो जाएं तो उस 20% के बच्चे तो 50% वाले में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब इतना बोल रहा हूँ ना तो पता नहीं लोगों को लग रहा होगा कि मैं रिजर्वेशन को फेवर कर रहा हूँ। देखिए, मैं बेसिकली जनरल कैटेगरी में फाइट करता हूँ यार, ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी में ही फाइट करता हूँ हमेशा, मैंने कभी रिजर्वेशन में फाइट करा नहीं है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मत सोचिएगा, मैं जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूँ। तो आप ये सब चीज़ माइंड में डाल लीजिएगा, अगर सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ऐसे तो मैं रिजर्वेशन को फेवर करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। अभी यहाँ पर मैं जिस जजमेंट से बड़ा डर रहा हूँ, इस जजमेंट से, वो एक पॉइंट है, जस्टिस बेला त्रिवेदी शायद भूल गई, ठीक है, आपने बोल दिया कि इकोनॉमिक टर्म एक नया टर्म है, और मुझे पहले भी पता था। 2019 में जब मैं एक बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था तो समबडी इज आस्क्ड मी कि यार आप क्या सोचते हो इसके ऊपर। तो मैंने बोला देखो, सुप्रीम कोर्ट में हार जाएगा ये केस, क्योंकि केस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बात कही गई वो सोशियोलॉजी एजुकेशनली बैकवर्ड की कही गई है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा रिजर्वेशन। ओके, आज वही हुआ। मैं डर रहा हूँ कि कल को अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहे और वो कह दे, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स है, देखो रिजर्वेशन इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, कोई किसको खत्म करने के लिए कभी कोई कह नहीं रहा है, वो कभी डायरेक्ट आके कोई नहीं कहता कि मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा, और वो समय के साथ खुद ही हो जाएगा। बाबा साहब से जब बोला गया था ना, तो उन्होंने कहा था देखिए 10 साल तो कम समय पीरियड है, पर मैं 10 साल तक ही बोल सकता हूँ इसमें, पर मुझे लगता है शायद 40 साल में ख़त्म हो जाएगा। पर वो गलत थे, 75 साल बाद भी आज रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, तो एक पॉइंट मुझे लगता है जहाँ पर वो गलत हो गए। उन्होंने 10 साल ही सोचा था, 40 साल सोचा था, पर आज 75 साल बाद भी चीज़ें वही हैं, बहुत कुछ बदला नहीं है इंडिया में। बट स्टिल समय के साथ चेंज होगा, जैसे एजुकेशन होगा, शिक्षा बढ़ेगी, लोगों का माइंडसेट बदलेगा। कास्ट सिस्टम से मैं कह रहा हूँ बाहर आ जाओ, कास्ट वास्ट मानना बंद कर दो, नो कास्ट नो रिलीजन्स में भरोसा रखो। और मेरा बच्चे तो मैं तो सर्टिफिकेट ले लूँ इंडिया में कास्ट नो रिलीजन का, और ऐसे ही बस बिंदास अपना ज़िंदगी जियो, वो ज़्यादा अच्छा है। जाति से बंध के रह जाओगे तो जातिवाद आपके अंदर कैसा घुस जाएगा ना कि आपको दूसरे से नफरत हो जाएगा, ठीक है। मेरे पापा कई बार कहते हैं, जब मैं वो मतलब मेरे पापा कहा करते थे कि जब मैं बाहर जाता हूँ ना, कई बार जाति के ऊपर बात होती थी, तो कहते थे कि जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे यही एहसास नहीं होता है कि अगर मैं मान लो चक्कर खा के गिर जाऊँ तो मुझे उठाने वाला कौन से जात का होगा, या मेरे बगल में बैठा कौन से जात का होगा, या मुझे कोई पानी पिलाने वाला कौन से जात का होगा। मतलब उन्होंने तो 34 साल सेवा कर दी, ऐसे सेक्शंस को पढ़ाया उन्होंने जीवन भर, जो मतलब जो लिटरली मार्जिनलाइज्ड हैं। तो मैं बिल्कुल वही माइंडसेट के साथ चलता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री रहिए, आउट ऑफ द कास्ट रहिए, कास्टिज्म को मतलब ही मत रखिए आप। कास्ट है तो है, ठीक है, जो है सो है, आप बस नॉन कास्ट में बिलीव रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका लाइफ। नफरत नहीं होगी किसी से, इतना कह सकता हूँ। अगर कास्ट में भरोसा करने लग जाएगा, नफरत हो जाएगा आपको, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये बात हो गई। अब EWS की बात करें, मैं जिस बात से डर रहा था वो ये था कि कल को कोई ये आकर कह दे कि जो व्यक्ति जीन्स और शर्ट नहीं पहन रहा ना, उसको हम 10% रिजर्वेशन देंगे। अब बताओ, ये तो नया टर्म हो जाएगा, ये तो नया टर्म है ना, ऐसे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात हुई नहीं है, रिजर्वेशन दे दिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल कुछ भी हो सकता है किसी भी बेसिस पर, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे रह रहा है मान लो, या 10 किलोमीटर ऊपर 10 किलोमीटर नीचे, उसको दे देंगे क्योंकि वो वल्नरेबल है। कोई कह देगा कि उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है, क्या नाम है ये सब साइक्लोन्स वगैरह से, उसको दे देंगे, तो दे दो। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, एक कोई रीजन थोड़ी हुआ, मतलब एक पैमाना सेट करिए ना रिजर्वेशन देने का। जैसे क्रीमी लेयर लगाया आपने, ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसा जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी कहा कि ये पुअर लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो पुअर नहीं, सॉरी, ये इनका स्टेटमेंट है, क्या नाम है, यू ललित साहब का। तो दीजिए आप पुअर लोगों को, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो पुअर है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, ही और शी शुड गेट, डेफिनेटली गेट रिजर्वेशन, उसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं उसको क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो भाई आप? अब जैसे शेड्यूल्ड कास्ट में भी देखिए आप, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो बिल्कुल मतलब इतने बढ़िया खाना पीना खा रहे, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं। उन्हीं के कास्ट के दूसरे लोग जो बिल्कुल ही धरातल पर हैं, धरातल लेवल पे हैं, उनको आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे। वो तो बच्चे कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे, उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है।
मैं अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, उनके पास बेचारों के पास इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, उनके पास मोबाइल लेने की क्षमता नहीं है, वो तो किताब से पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं लालटेन में, और आप पढ़ रहे हो एसी में, थिएटर में बैठ के एकदम मस्त एसी में बैठ रहे हो, पूरा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, और आपका नंबर आ रहा है 94, उनका नंबर आ रहा है 92। भाई उनका सिलेक्शन लो, उन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाला है, मेहनत करा है। तो पुअर लोगों को मिले, चाहे मैं तो कहता हूँ किसी कास्ट पे नहीं, पुअर लोग हो, आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इकॉनमी के ग्राउंड पे ही मिलना चाहिए सिर्फ। बाकी सारे सेक्टर्स को तो अब समय हो गया खत्म होने का, क्योंकि कोई भी अब ऐसा नहीं रहा जिसको सोशली इतना बैकवर्ड है कि कोई उसको कुछ बोल सकता है। अब सामाजिक रूप से कई लोगों को आउटकास्ट आज भी करने का ट्राई किया जाता है, पर वो कर नहीं पाते। कुछ स्टेट्स की मैं बात नहीं कर रहा, सर्टेन स्टेट्स में होते हैं, ये मेंस फेंस में पढ़ोगे, आप खुद भी पढ़ रखा होगा आपने, मैं कुछ एकदम ऐसा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस किसके लिए दिया गया? इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं। बाबा साहब की एक कोट के साथ मैं ख़त्म करूँगा इस टॉपिक को, कि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी बातें हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी जैसे सीजीआई एक बालाकृष्णन कमेटी बनी है, जो कन्वर्टेड दलित्स हैं मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर बात हो रही है। और पसमंदा मुस्लिम कमेटी की भी के ऊपर कमेटी बनी है कि कैसे उनको भी रिजर्वेशन का पॉइंट होना चाहिए। मराठा हैं, गुजर्स हैं, इनके ऊपर भी बात हो रही है। जाट्स हैं, सब इकोनॉमिकली अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, फिर भी अगर उनको रिजर्वेशन क्या मुद्दा होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें ना उभर जाएंगी अब वापस से, अब हर इलेक्शंस में ये सब चीज़ें उभरेंगी। अब जैसे मराठा रिजर्वेशन का भी मुद्दा खत्म किया गया, कोर्ट में उसको स्टक डाउन कर दिया मान लीजिए। अब हरियाणा में इलेक्शन होगा तो गुजर्स हैं, जो भी जाट हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे फिर। तो ये सब चीज़ समय के साथ आपको खुद दिख जाएगा कि ये मुद्दा वापस उठेगा रिजर्वेशन का, बहुत बड़े लेवल पे, ये 10% रिजर्वेशन के बाद, ठीक है। तो बाबा साहब कहा करते थे कि दैट मतलब दैट कास्ट इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल ऑफ ब्रिक्स और अ लाइन ऑफ बार्ब्ड वायर विच प्रिवेंट्स द हिंदूज फ्रॉम मिंगलिंग एंड विच हैज देयरफॉर टू बी पुल्ड डाउन। उन्होंने कहा कि जाति कोई एक ऐसा कांटेदार तार नहीं है, या कोई ऐसी लाइन नहीं है जो हिंदूज को आपस में मिलने से रोकता है। ये तो आपके माइंड है। कास्ट इज अ नोशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आप कैसे सोचते हो ना। वो कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, वही बात है। अगर आप जाति के बारे में सोचोगे कि आप इस जाति के और दूसरे जात के लोग आपसे छोटे हैं, मुझे नहीं पता भाई किस कैटेगरी में छोटे हैं, तो आप ऐसा बिहेव करोगे। और फॉर मी, मैं बार बार कह रहा हूँ, गेट आउट ऑफ दिस वर्ड कास्ट। जितना जल्दी बाहर आओगे ना, जिंदगी उतनी ही सुनहरी होगी, मैं बता रहा हूँ लिटरली। मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता इस सिस्टम में, तो मैं करता ही नहीं बिलीव। चाहे मेरे को कितना डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, मैं नहीं करने वाला इस सिस्टम में बिलीव। एक पल के लिए मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, बोल देता हूँ, पर आई डोंट बिलीव इन दिस, एंड दिस इज व्हाट द बाबा साहब यूज्ड टू से दिस। उनके साथ हुआ था गलत, तो उन्होंने रिजर्वेशन के लिए फाइट करी थी, और वो कहीं से भी गलत नहीं था। एंड इसी के वजह से, पर मैं बताऊं, आज भी अगर आप देख लो ना, सेक्रेटरी लेवल पे, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे, और बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स आ गए, जुडिशियरी में देखो आपको दिखेगा वो डिफरेंसेज। तो इसी वजह से रिजर्वेशन को लाया गया था ना, कि एक समय के बाद जब एक बड़े लेवल पे इक्वालिटी आ जाएगी सब जगह पे, क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, उसमें बात की गई रिप्रेजेंटेशन की। रिजर्वेशन इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। जितना जल्दी अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कास्ट के लोग रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो हम समझ लेंगे कि इक्वालिटी आ गई इंडिया में। सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे कास्ट के लोग, मान लो ऐसे लोग हैं जो जिनको आप सवर्ण मान लो कह रहे हो, या फिर दूसरे कास्ट के लोग, जहाँ पे एक पूरी की पूरी फिर वो बन जाती है, कार्टेल बन जाती है, वो अच्छा नहीं है। हर तरह की मिक्स्ड रिजर्वेशन हो, ठीक है, मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन हो, टैलेंट के बेसिस पे रिजर्वेशन हो, पुअर लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये कई सारे आर्टिकल्स में भी आप पढ़ोगे ना, एडिटोरियल्स में पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मतलब यही था कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनमें जिनको आज तक रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उनको मिलना चाहिए। दैट इज ओके, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ स्टेटमेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है, मिलना चाहिए। जो गरीब है उनको मिले, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार जजमेंट्स में भी कहा गया है कि रिजर्वेशन में थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि कंटिन्यू नहीं कर सकते इस चीज़ को, अनलिमिटेड नहीं हो सकता, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं हो सकता, ठीक है। और दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। ज्वाइन करिए डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ डिस्कशन को, यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स को, आपको इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट मी, जो भी था मैंने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।